गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है, आज की अपनी क्लास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका चांसेस काफी रहते हैं एग्जाम के अंदर आने के। और वो है अपने पास के अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको अपन जानते हैं GERD के नाम से। ठीक है, बहुत ही कॉमन डिजीज है, काफी लोगों के अंदर ये देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की क्लास, जिसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है ना, वो होती क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एक पाचन संबंधित विकार है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पेट का एसिड जो HCl होता है ना, या फिर जो भोजन होता है जो अनडाइजेस्ट, मतलब जो डाइजेस्ट भोजन होता है, वो कहां पर आ जाता है, ग्रास नली में आने लगता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिफ्लक्स। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, जो ईसोफेगस होती है ना, उसके अंदर क्या होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है और वो सूज जाती है। उसको अपन बोलते हैं ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। मतलब कि गैस्ट्रिक कंटेंट का बार बार रिफ्लक्स होना ईसोफेगस के अंदर क्या कहलाता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने कॉजेस के बारे में कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है ना, वो क्यों देखने को मिलती है। तो सबसे पहला कारण आता है अपने पास के अंदर, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ना, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है ना। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को समझने के लिए अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये स्टमक का डायग्राम है अपने पास के अंदर। ये क्या है, ये है अपने पास के अंदर स्टमक, जिसको अपन बोलते हैं अमाशय। ठीक है, एक स्पिंटर तो होता है यहाँ पे, एक स्पिंटर होता है यहाँ पे। तो जो नीचे वाला स्पिंटर होता है, इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला स्पिंटर होता है ना, इसको अपन बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर। ठीक है, तो जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है ना, उसमें कौन सा अफेक्ट होगा, ये वाला। ये इस जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है ना, ये अफेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, पेट और नली के बीच का वॉल क्या हो जाएगा, ठीक से बंद नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि यहां पे जो फूड होगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऊपर रीगर्जिटेट कर जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाएगा। जिसके कारण क्या होगी, ईसोफेगस के अंदर जलन पैदा होगी। दूसरा कॉज होता है अपने पास के अंदर हाइटल हर्निया। ठीक है, हाइटल हर्निया क्या होता है, हाइटल हर्निया की भी अपन बात करते हैं। ठीक है, ये अपने पास के अंदर आता है डायफ्राम। ये क्या होता है, डायफ्राम। ठीक है, अब इसके बीच में से निकलती है अपने, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया स्टमक। ठीक है, तो जो स्टमक का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये, ठीक है, ये वाला पार्ट ये कहां जाता है, ये ऊपर चढ़ जाता है डायफ्राम की ओपनिंग से। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं हाइटस हर्निया। ठीक है, क्या मतलब, स्टमक का फंडस वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फंडस। ठीक है, फंडस वाले पार्ट का ओपनिंग, जो कि किसके बीच में होती है, डायफ्राम के बीच में जो ओपनिंग है, उससे ऊपर निकल जाना क्या कहलाता है, हाइटस हर्निया कहलाता है। ठीक है, हाइटस हर्निया के कारण क्या होगा, पेट का ऊपरी हिस्सा डायफ्राम के ऊपर खिसक जाता है, जिसके कारण क्या होगा, अब वहां पर जलन होने लग जाएगी। तीसरा कॉज आता है अपने पास के अंदर मोटापा, जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, पेट के अंदर इतनी चर्बी होगी कि जो जो उस जो फैट का जो वेट है ना, वो ऊपर की तरफ धक्का देगा स्टमक को। जिसके कारण क्या होगा, स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो क्या करेगा, रीगर्जिटेट कर देगा, मतलब कि जो डाइजेस्टिव फूड है उसको वापस ईसोफेगस में डाल देगा। फिर आता है अपने पास के अंदर प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, हार्मोनल बदलाव होते हैं और बढ़ते गर्भाशय के कारण भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज देखने को मिलती है। कैसे, ठीक है,
ये आता है अपने पास के अंदर यूं, गर्भाशय यूं बढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है गर्भाशय, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये डायफ्राम के ऊपर प्रेशर जनरेट करने लग जाएगा, ठीक है। अब डायफ्राम के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा तो सीधी सी बात है, इसके पीछे जितने भी ऑर्गन है, स्टमक भी कहां पर, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव फूड को कहां डाल देगा, अपने इसोफेगस के अंदर डाल देगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसके बाद में आता गलत खान पान। गलत खान पान जैसे कि स्पाइसी फूड हुआ, कैफीन हुआ, शराब का सेवन, ये भी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्शन HCl का, जिसके कारण क्या होगा, ज्यादा HCl बनेगा तो ज्यादा दिक्कत होगी। अब आता है अपने पास के अंदर मेन पॉइंट कि सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं पेशेंट को जो कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से सफर कर रहा है। सबसे पहले तो इनडाइजेशन, ठीक है, इनडाइजेशन का मतलब अपच, अपच मतलब कि उसका खाना जो है ना वो नहीं पचेगा, खाना नहीं पचने के कारण क्या होगा, उसके इपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, ठीक है। अब बात आती है साला एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है, जो अपना एब्डोमेन होता है ना उसको 9 रीजन में बांटा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में होता है अम्बलाइकस, तो ये अम्बलाइकल रीजन होता है, अम्बलाइकल रीजन के जस्ट ऊपर जो रीजन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन अगर आपको मेरी इमेज दिख रही है तो यहां पर, जहां पर अपनी स्टर्नम होती है ना उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, ठीक है, पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, डिस्फेजिया मतलब निगलने में दिक्कत, निगलने में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। साथ में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन इन ईसोफेगस, उसकी जो ईसोफेगस है ना उसमें जलन होगी, तो पेशेंट क्या बोलेगा, यार जलन हो रही है, यूं कुछ इस तरह इशारा करेगा कि जलन हो रही है यार, ठीक है। साथ में क्या होगा, फूड बैक फ्लो करेगा, मतलब बार बार उसको क्या है कि खट्टी खट्टी डकारें आएगी। साथ में HCl के कारण क्या होगा, जब HCl बार बार ईसोफेगस में आएगा ना तो पेशेंट को सूखी खांसी जैसा फील होगा, रात के समय क्या होगा, उसको खट्टी डकार आएगी, जिसके कारण उसको बार बार खांसी आएगी, और गले में खराश हो जाएगी HCl के कारण, जिसके कारण आवाज भी चेंज हो सकती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम थे अपने पास के अंदर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के, अपन को डायग्नोसिस किस तरह करना है इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का। सबसे पहले तो अपन को हिस्ट्री टेकिंग करनी है, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग के अंदर अपन पेशेंट से पूछेंगे कि उसको किस किस तरह के सिम्टम्स या साइन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ठीक है। फिर इसके बाद में जो कंफर्मेटरी टेस्ट में आता है ना उसमें आता है बेरियम सोलो। अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बेरियम पीने को देंगे और साथ में उसका एक्सरे निकालेंगे, तो अगर कहीं पर है ना रुकावट होगी ना तो वो एक्सरे के अंदर अपन को पता लग जाएगा। इसके बाद में आता पीएच मॉनिटरिंग। अपन क्या करेंगे, जो उसको रीगर्जिटेट हो रहा है ना बार बार उसके पीएच चेक करेंगे, तो उसके अंदर अपन को क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा एसिड, क्योंकि जो स्टमक का जो HCl है वो कहां आ रहा है, बार बार इसोफेगस में आ रहा है, जिसके कारण पीएच मॉनिटरिंग में अपन को क्या मिलेगा, इंक्रीज एसिड। इसके बाद में अपन करेंगे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में अपन क्या करते हैं, एंडोस्कोप को इंसर्ट करते हैं अपन ओरल कैविटी से, कहां पर, इसोफेगस देन स्टमक में। उससे अपन को पता लग जाएगा कि पेशेंट को क्या देख प्रॉब्लम हो रही है, कि उसके इसोफेगस में दिक्कत है या फिर उसके लोअर स्पिंटर में दिक्कत है या फिर उसके स्टमक में दिक्कत है। तो ये कुछ डायग्नोसिस होते हैं जिनके द्वारा अपन कंफर्म कर सकते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को। अब आता है अपने पास के अंदर मैनेजमेंट, कि अगर कोई पेशेंट है जो कि सफर कर रहा है किससे, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से, तो आपको उसको किस तरह ट्रीट करना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। और मेडिकल मैनेजमेंट में भी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एंटासिड्स की टैबलेट देंगे, ठीक है। एंटासिड्स की टैबलेट कम आती है, एंटासिड्स के सिरप ज्यादा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे और साथ में देंगे मैग्नीशियम, ठीक है, साथ में देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, ये दोनों साथ में ही देते हैं अपन, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साइड इफेक्ट को कम कर देंगे। इसके बाद में अपन पेशेंट को और टैबलेट देंगे, जिसके अंदर अपन टैबलेट देते हैं, आपने नाम सुना होगा फॉर्मेटिडीन का, फेमोटिडीन, ठीक है, फेमोटिडीन का टैबलेट देंगे। साथ में आपने एक इंजेक्शन का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है रेंटेक, रेनिटिडीन के नाम से आता है, लोकल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं उसको रेंटेक। या फिर टैबलेट आती है एक और जिसका नाम होता है सिमिटिडीन, सिमिटिडीन। ये होती है अपने पास के अंदर हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिनको अपन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में अपन क्या देंगे, प्रोटोन पंप इनिबिटर देंगे। प्रोटोन पंप इनिबिटर में आपने नाम सुना होगा टैबलेट का, जो कि भूखे पेट देते हैं अपन, उसके अंदर आता है पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ठीक है। या फिर एक को टैबलेट आती है जिसका नाम होता है ओमिप्राजोल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे अपन, ये 3 टैबलेट्स या फिर जो इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन फॉर्म अवेलेबल है तो इंजेक्शन फॉर्म लगेंगे। बेसिकली इनके जो इंजेक्शन फॉर्म होते हैं ना, वो अपन किसके अंदर यूज करते हैं, वो अपन आईपीडी में यूज करते हैं, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में। और जो टैबलेट्स होती है ना, वो अपन यूज करते हैं ओपीडी में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये अवेलेबल है तो अपन को पेशेंट को ये देंगे। साथ में अगर इनसे रिलीफ नहीं होता ना, तो फिर अपन सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला आता है फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, जो ये स्टमक का जो ये पार्ट होता है ना अपर, जैसे कि ये स्टमक बना है, तो ये होता है अपने पास के अंदर फंडस, ठीक है। इस फंडस पार्ट को क्या करेंगे, इस ईसोफेजस के ऊपर है ना, यू गोल करके रैप करके टांके लगा देंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो ईसोफेगस का जो वॉल है ना, लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर, ये क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा मजबूत, जिसके कारण क्या होगा, रिगर्जिटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं फंडोप्लिकेशन। और अगर ये नहीं करते ना, तो अपन एक और आती है जो कि इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है, उसको अपन बोलते हैं हिल ऑपरेशन। हिल ऑपरेशन में क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अपने पास के अंदर स्टमक, ठीक है। इस स्टमक के अंदर क्या करेंगे, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का कट लगाएंगे। इस तरह का कट लगा के क्या करेंगे, इस ईसोफेगस के एरिया को कम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये अपन मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये स्टमक बनाया, अभी क्या करेंगे, इस तरह से कट लगाएंगे और फिर इसको स्टिच कर देंगे, जिसके कारण जो एरिया होगा ना, वो बहुत नैरो हो जाएगा स्टमक का। तो जिसके कारण क्या होगा, रिकर्जिटेशन नहीं होगा। इसको अपन बोलते हैं हिल ऑपरेशन, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या, अपन को पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है अगर वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से सफर कर रहा है। सबसे पहला तो अपन को उसको बोलना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, एक बार में ज्यादा खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा कई बार खाना चाहिए। मतलब कि उसकी जो ईटिंग हैबिट है ना, उसको चेंज करवाना है। उनको बोलना है कि आपको जो मील है ना, जो खाना खाते हो, वो टुकड़ों में खाया करो, ठीक है। साथ में क्या बोलेंगे, सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खाना है, ताकि क्या हो, खाने को प्रॉपर टाइम मिले पचने का, ठीक है। और सोते समय सर को 6 to 8 इंच ऊंचा रखना है। मतलब कि आप उसको बोल सकते हो सेमी फाउलर, ठीक है, सेमी फाउलर, ताकि क्या हो, जो गैस्ट्रिक कंटेन है ना, वो ऊपर की तरफ ना चढ़ सके। साथ में टाइट क्लोथिंग पहनने से बचना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये कुछ एडवाइस देनी है पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए। अब आता है अपने पास के अंदर के नर्सिंग केयर प्लान में अपन को क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहला तो आहार आहार प्रक्रिया, मतलब खाने के अंदर उसको चाय, कॉफी, मिर्च, मसाले और तली हुई चीजों को खाने से मना करना चाहिए। वजन कम करने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। और मरीज को जो दवाएं अपन ने दी ना, उसको खाली पेट लेना है। क्यों? क्योंकि खाली पेट उसका क्या होता है, काम बढ़ जाता है। और मरीज को समझाना है कि आपको खाना खाते ही लेटना नहीं है, ठीक है। तो ये था अपने पास के अंदर टॉपिक गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। होप आपको ये समझ में आया होगा। अपन एक समरी ले लेते हैं। अपन ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, अपन ने इस वीडियो के अंदर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को पढ़ा,
ठीक है, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले बात करी थी डेफिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अपन ने देखे थे कॉजेज, क्या क्या कॉजेज थे, फिर अपन ने देखे थे साइन एंड सिम्टम, फिर अपन ने देखा था डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद में अपन ने मैनेजमेंट देखा था, जिसके अंदर पहला देखा था मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर अपन ने देखा था सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर अपन ने उसके बाद में देखी थी हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, और फिर उसके लास्ट में अपन ने देखा था नर्सिंग इंटरवेंशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक छोटा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।